बच्चों नमस्कार, मैं थैलेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा षष्ठ में बच्चों हम अध्याय 5 महाजनपद काल इस पर चर्चा कर रहे थे, जहां से हम आज और थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें और इतिहास के इस पन्नों की उस पृष्ठ पर मैं ले जा रहा हूं बच्चों, मगध साम्राज्य का उदय, पृष्ठ क्रमांक 27। तो आइए हम पृष्ठ क्रमांक 27 में आखिर ये जो कहना चाहता है मगध साम्राज्य का उदय, तो कैसे उदय हुआ, इस बात को इस कालखंड में समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। बच्चों कल हमने आपको एक विषय पर चर्चा किया था और उसमें हमने बताया कि महाजनपद काल क्या है। तो ये प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको दे दिया था बच्चों। तो आज हम मगध साम्राज्य का उदय यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ क्रमांक 27। षष्ठ के सभी भैया बहनों देखिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक आप भी लेके बैठा करें। यहाँ पर 544 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल कहा जाता है बच्चों। और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें कि आखिर क्या है ये। तो यहाँ पर देखते हैं कि 554 ईसा से पूर्व और 523 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल कहा जाता है। इस काल की शुरुआत में गंगा नदी की घाटी में कौशल, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली राज्य थे बच्चों। यहाँ का राजा बहुत ही शक्तिशाली था, अस्त्र शस्त्रों की भरमार थी, जनता वहाँ संगठित थी। अवंती एक अन्य शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ये अपने अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। जैसे राजा महाराजा लोग आपस में बिना वजह के लड़ना, और लड़ने का कारण क्या होता था, वह दूसरे राज्य को हराकर अपने राज्य में मिलाना चाहता था। लेकिन अंत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें अनेक राज्य एवं गणराज्य हुए। राज्य को शक्तिशाली बनाने में वहाँ के राजा एवं जनता के अलावा वहाँ की प्राकृतिक संपदा का भी काफ़ी योगदान रहा है। मगध की भूमि बहुत उपजाऊ थी, इससे कृषि उपज अच्छी होने लगी। उसके दक्षिण क्षेत्र में लोहा प्रमुख मात्रा में मिलता था। प्यारे बच्चों, इससे औजार और हथियार बनाए जाने लगे। इस प्रकार प्राकृतिक संपदा ने मगध को शक्तिशाली बनाया। बच्चों साथ ही साथ यहाँ पर हम बिंबिसार की बात करें। बिंबिसार आखिर ये कौन था? तो बच्चों नीचे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बिंबिसार दिख रहा होगा आपको पुस्तक में, आप भी पुस्तक निकाल के बैठा करें। बिंबिसार मगध का पहला राजा बना, प्रमुख राजा बना था बच्चों। उसने एक शक्तिशाली सेना बनाई, उसमें सभी प्रकार के सैनिक। उसने सेना एवं नीति दोनों से काम लेकर मगध को शक्तिशाली बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले कौशल की राजकुमारी से विवाह किया। सुंदर थी, रूपवती थी, गुणवती थी, और उस राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया। इससे दहेज के रूप में उसे काशी का राज्य मिला। इसके बाद वैशाली की राजकुमारी से विवाह कर वहां का समर्थन पाया। उसने दूर के जनपदों से मित्रतापूर्ण संबंध रखे, लेकिन अपने पड़ोसी जनपद पर चढ़ाई करके उसकी राजधानी चंपा पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया बच्चों। उसके बाद और नीचे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, बिंबिसार की शासन व्यवस्था आखिर कैसी थी। बच्चों बिंबिसार एक योग्य शासक था। उसमें नेतृत्व का गुण था, खुद सेनाओं का संचालन करता था, उसके पास फौज मजबूत थी, वहाँ की जनता उनसे प्रसन्न थी। उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, जो चारों तरफ से पहाड़ियों द्वारा सुरक्षित थी, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वह अपने राज्य की शासन व्यवस्था पर कड़ी नजर रखता था। उसके समय में अपराधियों को कठोर सजा दी जाती थी। कोई भी अगर अपराध करता है, कोई अपराधी निकल गया, तो उसे कठोर दंड का प्रावधान था बच्चों। उसने किसानों और व्यापारियों से नियमित कर वसूल करने की व्यवस्था बनाई थी। बोले किसान से और व्यापारी हैं, उनसे कर व्यवस्थित ढंग से वसूलना। उन करों से वो क्या करते थे, तो सेना है, जो कर्मचारी है एवं जो राजा का खर्च होता था वह उसी से चलता था। लेकिन उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया। कितनी दुख की बात है बच्चों। उन्हीं का बेटा
जिसने अपनी पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी, जबकि वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के हित के लिए कार्य कर रहा था। मगर उन्हीं का वह निर्दयी बेटा अजातशत्रु जिनका नाम है, उन्होंने उनकी हत्या कर दी और हत्या करके क्या किया बच्चों, वह उसके बदले स्वयं राजा बन गया। अब यहां से शुरू होती है किसकी कहानी, अजातशत्रु की, है ना। अजातशत्रु किसका बेटा, मैंने आपको बताया किसका बेटा, ये ध्यान में आना चाहिए बच्चों, पढ़ते पढ़ते आपको भी ये ध्यान में आना चाहिए कि आखिर वो किसका बेटा है। तो अजात जो शत्रु है वह बिंबिसार का बेटा था। बिंबिसार की उन्होंने हत्या कर दी ना, और उसके बदले स्वयं क्या हो गया, राजा बन गया। तो आइए अब ये अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। राजा बनने के बाद अजातशत्रु ने भी अपने पिता की नीति को अपनाया तथा मगध का विस्तार किया। नीति तो अपने पिताजी का बनाया, मगध का विस्तार भी किया। उसने वज्जी गणतंत्र में फूट डालकर उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसके शासन काल में राजगृह के निकट सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन भी हुआ बच्चों। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अजातशत्रु के बाद मगध में और कई राजा हुए जिन्होंने मगध राज्य का विस्तार किया। उसके बाद देखते हैं नंद वंश। प्यारे बच्चों, नंद वंश में क्या है, इस वंश का पहला शासक महापद्मनंद था। उसने अपनी विशाल सेना के बल पर उत्तर भारत के कई राज्यों तथा दक्षिण में कलिंग, जिसको आज उड़ीसा के नाम से जानते बच्चों, वहां उन्होंने जीत अर्जित किया, विजय श्री प्राप्त की। इस समय तक मगध राज्य विस्तृत होकर साम्राज्य का रूप ले लिया था। नंद वंश का आखिरी राजा घनानंद था बच्चों, है ना। और वह कर वसूलते समय अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। यह भी एक निर्दयी राजा निकला, जो अपनी प्रजा पर जो टैक्स नहीं दिया, कर नहीं दिया, किसी का फसल अगर बर्बाद हो गया तो उस पर वो अत्याचार करता था कि नहीं, मुझे हर हाल में टैक्स चाहिए, लगान चाहिए। इसलिए प्रजा उससे काफ़ी दुखी थी, वहाँ की प्रजा उससे हताश थी, निराश थी, मगर राजा के विरुद्ध बोलने का किसी को साहस नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में घनानंद मारा गया। इस प्रकार मगध में मौर्य वंश की शुरुआत हुई। बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि कितने उतार चढ़ाव के बाद वहाँ पर मगध साम्राज्य का उदय भी हुआ और अंत भी हुआ। और इस तरीके से कई राजाओं ने अपने अपने ढंग से अपनी प्रजा की, किसी ने ख्याल किया उनकी सुख सुविधाओं का, तो किसी ने मात्र अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, कुछ ने अत्याचार किया। किसानों व्यापारियों को उन्होंने टैक्स के नाम पर उन पर कई कठोर कदम बढ़ाए जो कि उचित नहीं था। तो ये रहा आज का विषय। अगले कालखंड में हम पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी, महाजनपदों में जनजीवन कैसा था। तो आइए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।